हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं राजपूत काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का एक सेट फिर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है और एक मॉडल सेट के रूप में, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इसको आप देखें और इसको आधार बना करके तैयारी करें। क्वेश्चन आपके सामने आए उसके पहले थोड़ा सा राजपूतों के विषय में हम लोग जान ले। भारत के इतिहास में इसका क्या महत्व है। पहला तो ये कि भारत के इतिहास में 8वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक का जो काल है वो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। दरअसल भारत के इतिहास को अगर देखें तो हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और भारत में हर्षवर्धन के समय में ही जो सामंतवादी व्यवस्था उभर करके सामने आ रही थी, वक्त के साथ वो सामंतवादी व्यवस्था और भी मजबूत हो जाती है। हर्षवर्धन के बाद भारत में जो एक महान राजवंश आया वो था गुर्जर प्रतिहारों का राजवंश, जो कि 8वीं सदी के पूर्वार्ध में, मतलब कि 730 के आसपास में शुरू हुआ। लेकिन गुर्जर प्रतिहारों के समाप्ति के बाद भारत में कोई बड़ा राजवंश स्थापित नहीं हुआ, बल्कि भारत में अनेक छोटे छोटे राजवंश उभर करके सामने आए। ये सामंतवादी व्यवस्था धीरे धीरे राजपूतों के उत्पत्ति का कारण बना और राजपूतों की उत्पत्ति भारत के इतिहास में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजपूतों के साथ ही एक तरफ जहां सामंतवादी व्यवस्था मजबूत होती है, वहीं दूसरी ओर इन शक्तिशाली राजपूतों ने विदेशी आक्रमणकारियों से देश को सुरक्षित रखने का भी काम किया। हालांकि भारत के इतिहास में राजपूतों के उत्पत्ति को लेकर के कई तरह के मत या विचार दिए जाते हैं। राजपूत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के राजपुत्र से मानी जाती है, मतलब कि राजा का पुत्र। ठीक है, ऐसी स्थिति में कई सारे विद्वान जैसे कि ह्वेनसांग ने राजपूतों के लिए क्षत्रिय शब्द का इस्तेमाल किया, तो दूसरी ओर अश्वघोष, बाणभट्ट और चाणक्य जैसे जो विद्वान हैं, उन्होंने उनके लिए राजपुत्र या राजपुत्र शब्द का इस्तेमाल किया। राजपूतों के उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विचार है। राजपूत खुद को चंद्रवंशी, सूर्यवंशी और अग्निवंशीय बताते हैं। राजपूतों के इस काल में 36 कुलों का भी वर्णन मिलता है। साथ ही साथ राजपूतों के उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुंड का सिद्धांत भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कि वास्तव में चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासों के कथानक पर या कहानी पर आधारित है। अगर इस कहानी को आधार बना करके हम लोग देखें तो ऐसा माना जाता है कि जब ऋषि वशिष्ठ माउंट आबू पर्वत पे यज्ञ कर रहे थे तो राक्षस लोग उनके यज्ञ को बार बार नष्ट करने का काम कर रहे थे। ऐसी स्थिति में राक्षसों का सामना करने के लिए अग्निकुंड से 4 राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के द्वारा की गई। ये जो 4 राजपूत राजवंश थे, ये थे परमार वंश, प्रतिहार वंश, चालुक्य वंश और चौहान वंश, जिनको कि अग्निवंशीय राजपूत कहा जाता है। इस कथानक के आधार पर हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत में जब विदेशियों का इस दौर में मुस्लिम आक्रमण का दौर चल रहा था, तो संभवतः इन लोगों ने खुद को आगे किया होगा और उन आक्रमणकारियों से देश को या राज्य को बचाने का काम किया होगा। तो इस रूप में भी आए, जिससे कि वो अग्निकुंड का सिद्धांत उभर करके सामने आता है। राजपूतों के उत्पत्ति के संबंध में ब्रह्मा क्षत्र, ये जो सिद्धांत है, ये भी बड़ा ही उपयोगी माना जाता है या इसको भी आधार बनाया जाता है, जिसके ब्रह्म क्षत्र का अर्थ ये हुआ कि वैसे वंश जो पहले ब्राह्मण के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने क्षत्रिय का रूप धारण कर लिया। जो भी हो, अलग अलग प्रकार से क्षत्रियों के या राजपूतों के उत्पत्ति के संदर्भ में बातें की जाती हैं और 8वीं से लेकर के 12वीं सदी तक का जो भारत के इतिहास का काल है वो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि राजपूतों ने एक तरफ जहां सामंतवादी व्यवस्था को मजबूती प्रदान की, वहीं
मजबूत और शक्तिशाली राजपूतों ने विदेशी आक्रमणकारियों से भी देश की रक्षा की। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि ये राजपूत आपस में संघर्ष करते रहते थे, एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, द्वेष करते थे। नतीजा ये हुआ कि ये राजपूत आपस में कभी एकजुट नहीं हो पाए और विखंडित होते चले गए, और अंततोगत्वा ये हुआ कि विदेशियों से देश की आक्रमण करने में वो सफल या सक्षम नहीं रह सके। जो भी हुई एक छोटी सी कहानी या एक जानकारी थी। यहाँ पर हम लोग जो 11 प्रश्नों का सेट लेकर के, जो मॉडल सेट होगा वो लेकर के आए हैं, उसमें उनके उत्पत्ति वगैरह के संदर्भ में या जो अलग अलग एंगल से राजपूत काल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन का एक आधार हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आप लोग अब इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नों के सेट को देखने के लिए तैयार हो जाए। तो हम लोग प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। किस राजपूत राजवंश के शासक काशी नरेश के रूप में भी जाने जाते हैं? ऑप्शन ए चंदेल वंश, ऑप्शन बी गढ़वाल वंश, चौहान वंश और परमार वंश। और इसका सही उत्तर है गढ़वाल वंश, जिसको कि गुहिलौत या राठौर वंश भी कहा जाता है। कारण ये था कि इनको काशी नरेश के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनकी प्रारंभिक राजधानी जो थी वो वाराणसी में थी, हालांकि बाद में उनकी राजधानी कन्नौज हो गई। कुछ और बातों को हम लोग जान लेते हैं कि जैसे गढ़वाल वंश का जो संस्थापक थे वो चंद्रदेव थे, और ये चंद्रवंशी राजपूत थे जिनकी उत्पत्ति 11वीं शताब्दी के दौरान हुई थी। चंदेल वंश के विषय में भी थोड़ी सी जानकारी हासिल कर ले ताकि राजपूतों के विषय में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आप जान ले। चंदेल वंश की उत्पत्ति बुंदेलखंड क्षेत्र में 9वीं शताब्दी में होती है, और जिस राजपूत कुल के 36 कुलों का बात हमने किया था, 36 राजपूत कुलों का, उसमें से एक थे। चंदेल वंश के जो शासक थे वे पहले प्रतिहारों के सामंत थे, और इस राजवंश का संस्थापक ननुक को माना जाता है। हालांकि इस राजवंश का वास्तविक संस्थापक धंगदेव माने जाते हैं। थोड़ा सा जानकारी चौहान वंश के विषय में भी देख लें। चौहानों की अनेक शाखाएं थी, जिसमें सबसे जो प्रमुख शाखा था वो था साकंबरी का जो चौहान थे, और ये जो साकंबरी है राजस्थान के पास सांभर नगर जो कि अजमेर के आसपास में है वहां से संबंधित थे। पृथ्वीराज चौहान इसी चौहान वंश से संबंधित थे। जबकि परमार ये अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूत राजवंशों में से एक थे, जिसका के संस्थापक उपेंद्र या कृष्णराज थे, और ये लोग पहले राष्ट्रकूटों के सामंत हुआ करते थे। तो ये पहला क्वेश्चन और इसका सही उत्तर है बी गढ़वाल वंश। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। परमार वंश के शासक वाकपति मुंज, या जिन्हें वाकपति द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, उनके दरबार का वह विद्वान जिसने यशो रूपावलोक, एक महत्वपूर्ण रचना है जो उस दौर में लिखी गई, के लेखक कौन है, उसकी रचना किसने की थी? ऑप्शन है आपका धनंजय, हलायुध, धनिक और पद्मगुप्त। सबसे पहले सही उत्तर जान लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है धनिक, मतलब कि ऑप्शन सी। जबकि धनंजय के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम है दश रूपक। हलायुद्ध के द्वारा जो किताब लिखी गई है उसका नाम है अभिधान रत्नमाला, और पद्मगुप्त का बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है वो है नौ सहसांक चरित। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। किस विद्वान या लेखक ने बताया कि चंदेल राजपूतों की उत्पत्ति गोंड जनजाति से हुई है? ऑप्शन है डॉक्टर स्मिथ, कनिंघम, दशरथ शर्मा और कर्नल टॉड। तो सही उत्तर इसका है डॉक्टर स्मिथ। बाकी के विषय में भी जान लीजिए। जैसे कि कनिंघम ने कहा था कि जो राजपूत राजवंशों में गुर्जर प्रतिहार थे उनकी उत्पत्ति यूची कबीला से हुई, जहां से कुषाण वगैरह फिर बाद में उभर करके या प्राचीन काल में जो कुषाण आए हैं। दशरथ शर्मा और दशरथ शर्मा के साथ ही विश्वंभर शरण पाठक जैसे जो इतिहासकार हैं
वो मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई, मतलब कि ब्रह्मा क्षत्र परंपरा को मानते हैं दशरथमा। और डी कर्नल टॉड है, कर्नल टॉड, जिन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो मध्य एशिया के शक और कुषाणों से हुई। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और वो होगा 4 नंबर। विग्रहराज चतुर्थ, जिनके द्वारा लिखित नाटक हरिकेली के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा में मिलता है, उनका संबंध, मतलब कि विग्रहराज चतुर्थ का संबंध किस राजपूत राजवंश से था? तो पहला तो आप ये क्वेश्चन में ही एक चीज सीख रहे हैं कि हरिकेली नाटक किसने लिखा, तो वो विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। ऑप्शन को देखें, चौहान वंश, चालुक्य वंश, प्रतिहार वंश और परमार वंश। ठीक है, ये जो चारों ऑप्शन है, पहला तो एक बार फिर से याद कर ले कि ये अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूत राजवंश है, और इसका सही उत्तर है चौहान वंश। इसमें और बाकी अभी कुछ बताने को नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। शैव धर्मावलंबी राजा भोज, मतलब राजा भोज शैव धर्म को मानते थे, ये क्वेश्चन में ही जानकारी है। शैव धर्मावलंबी राजा भोज का सेनापति कौन था जो कि जैन धर्म को मानता था? ऑप्शन को देखें, धनपाल, भास्कर भट्ट, राजशेखर और कुलचंद्र। तो सबसे पहले इसका उत्तर जान लें हम लोग, और उत्तर है इसका कुलचंद्र, मतलब ऑप्शन डी। जबकि धनपाल जो थे उन्हीं के दरबार के एक विद्वान थे। भास्कर भट्ट के विषय में जान लें कि इनको विद्यापति की उपाधि दी गई थी, जबकि राजशेखर जो थे वो प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में थे। और राजशेखर की कई सारी रचनाएं हैं, जैसे कर्पूर मंजरी, प्रचंड पांडव, काव्य मीमांसा, हर विलास, बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश। तो कई सारी पुस्तकों की रचना राजशेखर के द्वारा की गई थी। लेकिन खैर 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर, जैसा कि मैंने आपको बताया, डी कुलचंद्र है। अगले क्वेश्चन नंबर 6। प्रतिहार वंश के किस शासक की उपाधि प्रभास एवं आदिवराह थी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रभास और आदिवराह की उपाधि प्रतिहार वंश के किस शासक की थी? ऑप्शन को देखें, महिपाल प्रथम, मिहिर भोज, वत्सराज और नागभट्ट प्रथम। तो सबसे पहले उत्तर जाने हम लोग। प्रभास और आदिवराह की उपाधि मिहिर भोज की थी, जिसके के विजयों की जो जानकारी है वो राज तरंगिणी, जिसका की रचना कल्हण ने किया है, उससे मिलती है। महिपाल की उपाधि क्षितिपाल और विनायक पाल थी। और महिपाल के समय में ही, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, 915-16 के आसपास में बगदाद का अल मसूदी भारत आता है, जिसने कि गुर्जर प्रतिहारों को अल गुजर कहा था और यहां के राजा को वो बौड़ा कहता था। मिहिर भोज के संदर्भ में एक बात और जान ले कि इसके समय में 851 में 851 ईस्वी में अरबी यात्री सुलेमान आया था और उसने मिहिर भोज को विश्व के 4 बड़े शासकों में से एक माना था। वत्सराज, इसकी उपाधि रन्न हस्तिन थी और ये उपाधि जैन ग्रंथ कुबलय माला में दी गई है या वहां से इसकी जानकारी मिलती है। नागभट्ट प्रथम, ये इस राजवंश के, प्रतिहार राजवंश के संस्थापक हैं और एहोल प्रशस्ति और हर्षचरित से इस बात की पुष्टि या जानकारी होती है। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम के लिए कहा गया है कि इनको मलेच्छों का नाशक कहा गया है। ठीक है, और मलेच्छ इस समय अरबों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम लोग। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ की प्रशंसा में किस विद्वान ने विशल देव रासो की रचना की थी? ऑप्शन को देखें, सोमदेव, जयानक, नरपति नाल्य और पद्मगुप्त।
सबसे पहले सही उत्तर जान लेते हैं। तो सही उत्तर है इसका सी, नरपति नाल है। जबकि ऑप्शन ए में जहां सोमदेव लिखा हुआ है, सोमदेव की प्रशंसा में जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम है ललित विग्रह राज, ठीक है। और जयानक के द्वारा पृथ्वीराज विजय की रचना की गई थी संस्कृत में। जबकि पद्मगुप्त, जैसा कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि इन्होंने नौ सहसांग चरित की रचना की थी, ठीक है। और ये विशलदेव के दरबारी थे, मतलब विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी थे। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप तैयार हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 8, परमर्दी देव जिनकी सेना में आल्हा एवं रुदल जैसे बहादुर थे, का संबंध किस वंश से था? मतलब कि परमर्दी देव का संबंध किस राजपूत राजवंश से था? आल्हा उदल वैसे ही वीर थे जैसा कि चित्तौड़ में राणा रतन सिंह की सेना में गोरा और बादल थे। आज भी आल्हा और रुदल की शान में बुंदेलखंड एरिया में, बिहार में और कई अन्य क्षेत्रों में गीत गाए जाते हैं। लोकगीतों में आज भी ये जीवित हैं। खैर, ऑप्शन है परमार, चौहान, चालुक्य और चंदेल। और इस सवाल का सही जवाब है डी, चंदेल, ठीक है। और परमर्दी देव को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित भी किया था। इन दोनों के बीच में संघर्ष भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, भीम प्रथम के मंत्री बिमल शाह ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन देखिए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और डी, रुद्रमाला मंदिर। सबसे पहले सही उत्तर को देखें। सही उत्तर है ए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और ये जो जैन मंदिर है ये सफेद संगमरमर से निर्मित है और इस मंदिर के गर्भगृह में प्रथम तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर ऋषभ देव की प्रतिमा स्थापित है। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण भीम प्रथम ने किया, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर चंदेलों के द्वारा किया गया था और रुद्रमाला मंदिर जय सिंह सिद्धराज के समय काठियावाड़ में जो जैन आचार्य थे हेमचंद्र, उनके द्वारा किया गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। राजपूत काल के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? प्रश्न में अगर नहीं हो तो उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। खैर, ऑप्शन ए, पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति महत्वपूर्ण बंदरगाह थी। बी, इस काल में द्रंब नामक स्वर्ण सिक्का प्रचलित था। सी, बाण भट्ट ने इस काल में 9 प्रकार के अनाजों का वर्णन किया है। और डी, कृषि योग्य भूमि क्षेत्र कहलाती थी। इसका सही उत्तर है ए, पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति महत्वपूर्ण बंदरगाह थी। दरअसल ताम्रलिप्ति का महत्व खत्म हो गया था इस दौर में, या कम हो गया था, और सप्तग्राम का महत्व बहुत बढ़ गया था इस दौर में। तो इसका सही उत्तर है ए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट पर 11। चंदेल वंश के किस शासक ने खजुराहो में विष्णु भगवान का चतुर्भुज मंदिर बनवाया था? ऑप्शन ए, यशोवर्मन, बी, धंगदेव, सी, विद्याधर और डी, गंडदेव। सबसे पहले इसका सही उत्तर जान ले कि जिन्होंने खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर बनवाया। सही उत्तर है यशोवर्मन, मतलब ऑप्शन ए। धंगदेव के विषय में भी थोड़ी सी जान ले कि ये चंदेल राजवंश का जो वास्तविक शक्ति था उसका संस्थापक धंगदेव ही थे, ठीक है। जबकि विद्याधर जो थे इन्होंने प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी। ऐसा इस कारण से क्योंकि जब गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया तो बिना युद्ध किए ही विद्याधर ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस कारण से विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या कर दी थी। जबकि गंडदेव आनंदपाल के द्वारा जो संघ का निर्माण किया था गजनवी का मुकाबला करने के लिए, तो उस संघ में गंडदेव भी शामिल थे। तो 11 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया इसका आकलन आपने अवश्य किया होगा। जो बात ही ऑप्शन के दौरान मैंने बताई है उसको आप जरूर नोट करें। इससे राजपूत काल की कमोबेश
जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारे आ गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सारा कुछ कवर हो गया हो, लेकिन बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां भी मैंने आपको उपलब्ध कराने का काम किया है। और इसको आधार बना करके अगर 10-20 क्वेश्चन और आप तैयार कर लेंगे तो मुझे लगता है कि राजपूत काल से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ जाएंगे। आप वीडियो को देखिए, ठीक है। हमारा व्यूअर बहुत नहीं है, लेकिन जो लोग देखते हैं अपनी प्रतिक्रिया दें तो इसमें सुधार लाना आसान हो जाएगा। आपकी आलोचना भी सहज स्वीकार्य है, तो आप आलोचना भी कर सकते हैं। अगर कोई त्रुटि, कोई कमी दिखती हो तो उसकी भी जानकारी आप दें, तभी जाकर के ये सुधार होगा। चलिए देखते रहिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।